Okay guys, so let's begin a new chapter, assessment procedures. अब आपको डायरेक्ट टैक्स का रियल टेस्ट पता चलेगा। अब आपको डायरेक्ट टैक्स का रियल टेस्ट पता चलेगा, असेसमेंट प्रोसीजर्स। इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल चैप्टर। मतलब पढ़ के मजा आने वाला है आपको। इतना चीज है पढ़ने का, इतना चीज है पढ़ने का। एक बार लगेगा कि यार कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट सेकेंड टाइम कम लगेगा, थर्ड टाइम और कम लगेगा, और फोर्थ टाइम तो मक्खन मलाई हो जाएगा। बट आपको मेरा कॉन्सेप्ट जो है, जो मैं आपको दूंगा इस चैप्टर में, वो बिल्डअप करने में मेरे को हेल्प करना पड़ेगा। वॉट एवर कॉन्सेप्ट आई विल गिव यू, you have to think accordingly and you will have to help me in understanding the concept. मैं आपको 100% practically theoretically सब बताऊंगा। इसका आपको summary notes सब कुछ लिखाऊंगा, everything will be given to you, but at the same time you will have to ensure कि सर आप जो भी पढ़ाएंगे हम लोग को कंसेप्चुअली हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग उसको विदाउट एनी इंटरप्शन हम लोग घर पे भी अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर पॉसिबल हो तो एक बार उसको 1.5x स्पीड में दोबारा से क्लास देख लेंगे। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि नहीं मेरे को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम समझ में आया, इनफैक्ट पुराने टॉपिक्स में भी अभी तक जो मैं कराया हूँ, प्लीज पुराने टॉपिक्स को भी दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे को एक बार दोबारा से देखना, तो वापस से मेरा लेक्चर देख लो, तुम लोग को एनीवेज अनलिमिटेड व्यूज मिलता है क्लास का। ठीक है, तो बिफोर हेडिंग इनटू दिस चैप्टर, लेट मी मेक फ्यू थिंग्स वेरी क्लियर अबाउट दिस चैप्टर, असेसमेंट प्रोसीजर्स। इस चैप्टर में बहुत 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 सारे सेक्शन नंबर स्टार्ट होने वाले हैं, और सारे सेक्शन नंबर्स लर्न करना कंपलसरी है। मैं पहले ही बोल दिया, सारे सेक्शन नंबर्स लर्न करना कंपलसरी है। जो तुमने डिडक्शन में किया था, जो तुमने टीडीएस में किया था, इस चैप्टर में भी तुमको सेक्शन नंबर लर्न करना जरूरी है। दूसरा, इस चैप्टर में बहुत सारा टाइम लिमिट्स देखने को मिलेगा आपको। ह्यूज टाइम लिमिट्स, मतलब बहुत सारा टाइम लिमिट्स है, मंथ्स का, डेज का, ईयर का। इजी है, अपने कॉरेस्पॉन्डिंगली कर लेंगे उसको भी, चार्ट मैनर में आपके मैट में ऑलरेडी दिया हुआ है। सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है वो है क्रॉस रेफरेंसिंग का। एक सेक्शन के साथ 4-5 सेक्शन रिलेटेड है, तो जब तक वो 4-5 सेक्शन में तुम्हें क्रॉस रेफरेंसिंग वाला नहीं बता देता, तब तक तुम्हें वो सेक्शन नहीं समझ में आएगा। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इट, जैसे कि इस चैप्टर में तुम्हारे कुछ अपील्स के बहुत सारे सेक्शंस है, रिवीजन वाले चैप्टर के बहुत सारे सेक्शंस है जो कनेक्टेड है, तो मैं आपको उसका भी बेसिक आइडिया दूंगा, सो दैट आप इस चैप्टर के उस पर्टिकुलर सेक्शन को समझ सके। ये चैप्टर रियल लाइफ में और भी बड़ा है, सीए फाइनल के सिलेबस में और भी ज्यादा कंटेंट है, बट सीए में फाइनल के सिलेबस में उतना कंटेंट नहीं है। तो प्लीज मेरा मैट को किसी सीए फाइनल स्टूडेंट के मैट से कंपेयर मत करना, तुमको इसका कंटेंट रिलेटिवली कम लगेगा। क्लियर है? फाइनल के स्टूडेंट्स को आदत होता है वो सब जगह माथा लगाता है, मैंने पहले ही बता दिया तुमको। ठीक है, मेरा मैट में हो सकता है तुमको कम मिलेगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे फैकल्टीज है, मैं तो नहीं जानता, जो एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स पढ़ाते हैं। तो मेरा मैट को उनके साथ कंपेयर मत करना, मैं उतना ही करा रहा हूं जितना तुम्हारे सिलेबस में है। तुमको एक्स्ट्रा करना है, तुमको ओवर अबव कॉन्टेक्स्ट जाना है, तुम तब कर सकते हो, बट आई एम ओनली लायबल टू टीच यू दैट मच विच इज देयर इन योर सीएमए करिकुलम। बराबर है? तो ये है अपना असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब सबसे पहले समझते हैं कि सर अभी तक अपने क्या पढ़ रहे थे अभी तक, अभी अपना अचानक से इतना बड़ा ट्रांजिशन होने वाला है। अभी तक अपने ये पढ़ रहे थे कि दिस शुड बी योर इनकम, दिस शुड बी योर टैक्स, दिस इज योर टैक्स कैलकुलेशन, दिस इज योर रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर, दिस इज द वे टीडीएस इज सपोज टू बी डिडक्टेड, दिन दिस इनकम टीडीएस इज नॉट सपोज टू बी डिडक्टेड। करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए चाहिए चाहिए, ये सब करना चाहिए तुमको, ये सब अभी तक आप पढ़ रहे थे। अभी तक यू नेवर एवर इंटरैक्टेड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो कभी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस ही नहीं किया, राइट? हमने लास्ट क्लास में सीखा कि हु इज सीबीडीटी, सीबीडीटी के और कौन से ऑफिसर्स है, हु आर द अथॉरिटीज, वो हमने सीखा। हमने हायरकी भी समझा, इंस्पेक्टर्स होते हैं, आईटीओज होता है,
असिस्टेंट कमिश्नर होता है, डेप्यूटी कमिश्नर होता है, जॉइंट कमिश्नर होता है, एडिशनल कमिश्नर होता है, कमिश्नर होता है, उसके ऊपर प्रिंसिपल कमिश्नर होता है, चीफ कमिश्नर होता है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होता है, फिर सीबीडीटी का मेंबर होता है, सीबीडीटी के मेंबर्स का पूरा टीम होता है, उनके ऊपर रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है, रेवेन्यू सेक्रेटरी के ऊपर सीधा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। हमने हायरकी समझा, हमने समझा कि एओ के क्या पावर्स है, असेसिंग ऑफिसर का क्या पावर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्ट ने सीबीडीटी को पावर दिया है, एक्ट ने गवर्नमेंट को पावर दिया है कि यू कैन अपॉइंट मोर एंड मोर ऑफिसर्स हु कैन असिस्ट यू इन इंप्लीमेंटिंग। सारा ज्ञानबाजी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, वो सारा ज्ञान था, थ्योरेटिकल सेक्शंस थे। अब तुम्हें एक्चुअल पता चलेगा कि ये जितने भी असेसिंग ऑफिसर है, ये जितने भी अपना टैक्स अथॉरिटीज होता है, ये लोग काम कैसे करते हैं। हाउ डू दे कंडक्ट असेसमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज देयर इन इनकम टैक्स एक्ट, what are the ways of assessing income, what are the ways of assessing income in income tax act। इनकम को कैसे असेस किया जाता है। एक अपने भी असेस करते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट। ये अपने ऑलरेडी पढ़ चुके रिटर्न वाले चैप्टर में, फिर से पढ़ेंगे हम लोग आज। सेक्शन 140 है, कुछ याद आ रहा है? इसी के बाद आया था टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न 140B। अगर तुम अपडेटेड रिटर्न के अकॉर्डिंगली टैक्स दे रहे हो तो 140B है, अगर तुम सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे रहे हो तो 140A है। सेल्फ असेसमेंट मतलब यू आर असेसिंग योर इनकम योरसेल्फ, you are calculating your interest yourself, you are calculating your fees yourself, and you are self assessing it and you are paying the tax yourself। इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट 140 है। you are self assessing all the deductions, you are self assessing all the AMT credit, MAT credit। अच्छा एक बार बेटा तुमको एक बार क्लैरिटी दे देता हूं, ये चीज तुम समझ लो वंस फॉर ऑल। कोई भी किसी को कहीं पे भी कुछ भी डाउट आ रहा है, प्लीज अगर आप मेरे को नहीं पूछ रहे तो आपका करियर दांव पर है, आप मेरे से बिंदास सवाल करिए। कहीं पे भी कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कि फाइनल डायरेक्ट टैक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ वेल यू आर वर्स्ड विद द प्रोविजंस। इफ यू आर वेल वर्स्ड विद द प्रोविजंस, ट्रस्ट मी, इंस्टीट्यूट आपको पास करा देगा अच्छा नंबर से, एकदम डिसेंट पेपर, एकदम डिसेंट बेसिक कॉन्सेप्चुअल पेपर देके। कोई भी पेपर डिफिकल्ट नहीं आता, और कोई भी पेपर एक्सट्रीमली इजी भले ही आ जाए, इजी आएगा या एवरेज आएगा, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट नहीं आएगा। सुनो मेरा बात ध्यान से। एक कंपनी है बेटा, कंपनी अपना टैक्स निकालते समय दो कैलकुलेशन हमेशा करेगा, मैट का और नॉर्मल टैक्स का। क्या बोला? मैट का और नॉर्मल टैक्स का हमेशा करना ही करना पड़ेगा उसको, कंपलसरी है। सर अगर वो न्यू रेजिम में चला गया तो तब वेट करो, हम न्यू रेजिम का बात नहीं कर रहा है, हम बात कर रहे हैं अगर कोई कंपनी नॉर्मल तरीके से टैक्स निकाल रहा है या कोई कंपनी मैट निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स निकालने का एक प्रोसीजर होता है, नॉर्मल टैक्स निकालने का एक प्रोसीजर होता है। इनमें से जो भी टैक्स हायर आया वो उसे पे करना होता है। अगर मान लो वो मैट पेमेंट किया तो दैट कंपनी विल बी एलिजिबल फॉर अ मैट क्रेडिट। खुद से दैट कंपनी विल बी एलिजिबल फॉर अ मैट क्रेडिट। से फॉर एग्जांपल मैट वाज 110, नॉर्मल वाज 100, कितना पे किया? 110। तो मैट क्रेडिट कितना हुआ? 110 minus 110। Now next year what will happen? Next year, this is year 1, next year what will happen? मान लो MAT was 90 and normal tax was 120। तो what is the liable of tax? What is the liability of tax? 120। इस साल ये MAT को क्या करेगा? यूज कर सकता है। इस साल ये मैट को क्या करेगा? क्रेडिट को क्या करेगा? यूज कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ये प्रोसेस होता है सेल्फ असेसमेंट का, वो अपने रिटर्न में खुद से मैट क्रेडिट क्लेम कर सकता है। सिमिलरली एएमटी होता है, वो तो तुमको याद होगा, सेम कॉन्सेप्ट है एएमटी का। मैट लगता है कंपनीज पे, अदर देन कंपनीज पे एएमटी लगता है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होती है, वो अपने असेसमेंट चैप्टर में समझेंगे। समझ में आया अभी तक?
तो मैट क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट जहां जाएगा, इसका मतलब तुमने पिछले साल एक्सेस मैट दिया है, एक्सेस एएमटी दिया है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता। मान लो हम तुमको ईयर 2 का दूसरा सिचुएशन बता रहे हैं। ईयर 2 में भी मैट 120 है और नॉर्मल टैक्स 110 है। तुम अभी भी क्या दे रहा है? मैट दे रहा है। अगर तुम मैट दे रहा है तो तुम मैट क्रेडिट यूज नहीं कर सकता है। मैट इज द मिनिमम टैक्स यू आर गिविंग एंड यू हैव टू पे दैट। यू कैन नॉट पे बिलो दैट। तो मैट क्रेडिट कब यूज होता है बताओ? मैट क्रेडिट कब यूज होता है? इन द ईयर इन विच यू आर पेइंग नॉर्मल टैक्स। मैट क्रेडिट कब यूज होता है? इन द ईयर इन विच यू आर पेइंग एसएस टू नॉर्मल टैक्स। वेरी गुड क्वेश्चन। मैट क्रेडिट आपका 15 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है। आपको आगे पढ़ाया जाएगा ये सब, ठीक है? मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दिया हूं। जैसे तुम्हारा लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होता है, वैसे तुम्हारा मैट क्रेडिट का क्लेम भी एक ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बहुत टाइम है। सेम एएमटी क्रेडिट भी होता है। क्लियर हुआ ना? ये चीज आप समझ लेना। ये क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट में होता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 140 कैपिटल ए। एकदम इजी है, इसको अपने पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है आपका इंटीमेशन। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट लेवल असेसमेंट which is initiated by CPC Bangalore. CPC मतलब सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो विंग जो सारे रिटर्न्स को ऑल इंडिया लेवल पे प्रोसेस करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो विंग जो सारे रिटर्न्स को ऑल ओवर इंडिया प्रोसेस करता है। सारी रिटर्न्स क्या होती है? प्रोसेस होती है ऑल ओवर इंडिया। इंटीमेशन बाय सीपीसी बेंगलुरु, सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 1। यहां से क्वेश्चन आया था इस बार एग्जाम में। इनका काम क्या है? कुछ नहीं है भाई, रिटर्न्स है। सिंपल है। रिटर्न्स के ऊपर रिटर्न बनाने वाला कौन? डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट उस रिटर्न का एक एआई नहीं बना सकता। इट्स लाइक अ एआई, इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो उस रिटर्न में अगर कोई अरिथमेटिकल इनएक्यूरेसी है, कोई समेशन का इशू है, कोई मैथमेटिकल इशू है, कोई लॉ की इनकंसिस्टेंसी है जो पहले से वहां से इम्प्लांट हो सकती है। जैसे कि उदाहरण के नाम पे चैप्टर 6 से डिडक्शन इज ओनली अलाउड अंडर टैक्स हॉलीडेज इफ यू हैव फाइल्ड रिटर्न टाइमली। अगर आप रिटर्न फाइल लेट कर रहे हो और आपने वहां डिडक्शन कॉलम में कोई अमाउंट बैठा के रखा है, तो अपने आप एआई क्या करेगा? उस चीज को डिसअलाउ कर देगा। सॉफ्टवेयर उस चीज को डिसअलाउ कर देगा। तुम्हारा इनकम हायर असेस कर देगा, तुम्हारा टैक्स हायर निकाल देगा। तुमको अपने आप एक इंटीमेशन भेज देगा कि भाई साहब तुम्हारे रिटर्न में एरर है, या तो उसे रेक्टिफाई करो, या तो इतना तुम्हारे पे डिमांड आ गया है, पे करो। कौन सा सेक्शन है ये? 143(1). नहीं, ये डिफेक्टिव रिटर्न नहीं हुआ। नो, डिफेक्टिव रिटर्न अलग हुआ, दैट इज 139(9). डिफेक्टिव रिटर्न में तो क्या होता है कि तुमने कोई इंफॉर्मेशन ही सबमिट नहीं किया है। योर इंफॉर्मेशन सबमिशन, तुमने पीएल बैलेंस शीट फिल नहीं किया। तुम्हारा बिजनेस इनकम है, यू शुड फिल योर पीएल बैलेंस शीट, वो फिगर्स तुम्हारा जीरो है, और पीएल बैलेंस शीट छोड़ के तुमने अपना कंपटीशन अमाउंट फिल कर दिया। तुमने कोई ऐसा मैंडेटरी डिस्क्लोजर जो देनी थी वो तुमने नहीं दिया, तब तुम्हें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। You have missed giving some information. Example, in PL you have mentioned you have interest on savings account, but when computing income from other sources you have not mentioned income from other sources. There is inconsistency in the entry. You will be given a notice for defective return. But intimation क्या होता है? देखो, तुम्हारा रिटर्न प्रोसेस हो गया, तुम्हारा रिटर्न प्रोसेस हो गया विदाउट डिफेक्टिव, विदाउट बीइंग डिफेक्टिव, इसको इंटीमेशन बोलता है। अब इंटीमेशन दो तरीके से हो सकता है तुम्हारा जो भी डिटेल्स है सब करेक्ट था, तुम्हारा आईटी डिपार्टमेंट ने सब कुछ क्लीन चिट दे दिया, ओके ओके, यानी तुम्हारा हिसाब से इनकम था मान लो 2 लाख, आईटी डिपार्टमेंट के हिसाब से भी इनकम है 2 लाख, यानी तुम्हारे रिटर्न में कोई भी मिस्टेक नहीं था। लेकिन ऐसा हो सकता है तुम्हारे इनकम रिटर्न के हिसाब से इनकम है 2 लाख, आईटी डिपार्टमेंट के हिसाब से जो इंटीमेशन आया उसमें तुम्हारा इनकम आ गया 3 लाख। और तुम्हें डिफरेंस देखना पड़ेगा, तुम्हें इस चीज का रिस्पॉन्स देने का मौका मिलेगा। You can respond to this intimation. If you cannot, if you accept this, you pay the demand. तुम्हारा जो एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है तुम पे करके फिनिश कर दो।
सो दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ ऑर्डर, ये भी एक तरह का असेसमेंट ऑर्डर ही है. इंटीमेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ असेसमेंट, बट ये असेसमेंट कौन करता है? कंप्यूटर करता है, सीपीसी करता है, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर करता है. ऑल्दो ये इशू किया जाता है अंडर सुपरविजन ऑफ एओ. तुमको और इंटीमेशन में एओ का नाम दिखेगा, एओ रहेगा, बट सब कुछ ऑटोमेटिक बेटा, ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेटेड होता है, इसमें किसी का भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता. यस, क्वेश्चन प्लीज. इंटीमेशन बिना सेम होगा तो भी इंटीमेशन आ सकता है, जनरली आता ही है. ऑटो ड्रिवन होता है ना गाइस, मैंने बोला ना ऑटो ड्रिवन होता है. तुम्हारा रिटर्न फाइल हुआ, आजकल तो प्रैक्टिकली क्या होता है, 1-2 महीना में ही आ जाता है, 1-2 महीना, 1-2 मंथ्स में तुम्हारा मेल में तुमको रिटर्न का इंटीमेशन मिल जाएगा. वो भी एक पीडीएफ होता है, उसमें एक हिंदी वर्जन होता है और एक इंग्लिश वर्जन होता है. 2 कंप्यूटेशन होता है उसमें, एज कंप्यूटेड बाई टैक्स पेयर, एज कंप्यूटेड बाई सीपीसी, दोनों का फिगर्स दिया हुआ रहता है. और लास्ट में तुमको बस ये चेक करना है दोनों का सेम है ना. अगर डिफरेंस है तो वहां पे रेड दिया हुआ रहता है और तुमको 30 days विल टॉक, दे विल गिव यू सम टाइम टू रिस्पॉन्ड. इफ यू डू नॉट, दिस विल बी अफिक्स्ड एज अ डिमांड ऑन यू और तुम्हें इसका पेमेंट करना पड़ेगा. तो ये फर्स्ट लेवल चेक हो गया. क्या हो गया? फर्स्ट लेवल चेक बाय सीपीसी बेंगलुरु बाय अंडर इंटीमेशन अंडर 143(1). नेक्स्ट हो गया अपना स्क्रूटिनी. दिस इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ असेसमेंट, स्क्रूटिनी असेसमेंट. स्क्रूटिनी असेसमेंट इज कैरिड बाय असेसिंग ऑफिसर और ये होता है 143(3) में. किसमें होता है? 143(3) में. स्क्रूटिनी मतलब समझ में आ रहा है आपको? स्क्रूटिनी मतलब क्या? स्क्रूटिनाइज करना. मुझे एक चीज बताओ, तुम रिटर्न फाइल कर लिए, ठीक है, तुम्हारा इंटीमेशन भी आ गया, तुम्हारे इंटीमेशन में एकदम क्लियर है, सब चीज ओके, वॉट एवर इनकम यू हैव कंप्यूटेड, टैक्स यू हैव पेड, दैट इज ओके, डन, वेरी नाइस. अब क्या होता है, इंटीमेशन के बाद है ना केस ट्रांसफर हो जाता है असेसिंग ऑफिसर को. एओ विल गेट योर रिटर्न. अब भाई एओ के पास इतना सारा रिटर्न्स होता है, उस सबको तो देखता नहीं है. मान लो वो तुम्हारे रिटर्न को सेलेक्ट कर भी लिया बिकॉज ऑफ सम इंटरनल फैक्टर्स विच दे हैड फॉर्मुलेटेड. एग्जाम्पल, तुम्हारे अकाउंट में एक लिमिट के ऊपर डिपॉजिट हुआ है कैश, ही विल चेक. तुमने कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है, ही विल चेक. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में चेक किया जाता है. तुमने कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है जिसका पैन जिस इसलिए तुम्हारा नाम एक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है. तुमने इस साल कोई मोटर व्हीकल परचेज किया है, हाई अमाउंट है, फिर वो चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते थे कि तुम्हारा आईटीआर कितना इनकम का है. तो मोटर व्हीकल खरीद रहा है 20-20 लाख का, तुम्हारा आईटीआर कितने उसका है, इनकम का है, चेक करना है. सो दे विल वेरीफाई योर रिकॉर्ड्स, दे विल वेरीफाई योर स्टेटमेंट, दे वेरीफाई योर रिटर्न्स. उन्हें कहीं पे भी लगा दैट यू हैव अंडरस्टेटेड योर इनकम और यू हैव ओवरस्टेटेड योर लॉसेस, लॉसेस को भी बढ़ाना गलत है, और यू हैव अंडरस्टेटेड योर इनकम और अंडरपेड योर टैक्स, दे विल इशू यू अ नोटिस. इसका प्रोसीजर क्या होता है? आपको नोटिस इशू किया जाएगा. दे विल कॉल यू, दे विल डिस्कस विथ यू, दे विल आस्क इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, सब कुछ मांगेंगे आपसे. डिटेल्ड स्क्रूटिनी होगी आपकी एंड दे विल फाइनली पास एन ऑर्डर. अभी अगेन ऑर्डर क्लीन भी हो सकता है. क्लीन मतलब दे डिड नॉट फाइंड एनीथिंग, तो वो आपका असेसमेंट करेंगे और उसमें लिख देंगे द एसएससी's रिटर्न वाज ओके एंड वी कुड नॉट फाइंड एनी एडजस्टमेंट्स. बट ये रेयर होता है, रेयरेस्ट टू द रेयर होता है ये, क्योंकि एओ अगर उठा लिया वो कुछ ना कुछ एडबैक करेगा. आप बोले हो एडबैक करेगा मतलब समझ में आ रहा है? एडबैक करेगा मतलब तुमने जो टोटल इनकम निकाला एज पर रिटर्न, वो उसमें कुछ ना कुछ तो एडबैक करेगा. या तो वो कोई एक्सपेंसेस जो तुमने क्लेम किया वो डिसअलाउ करेगा, या तो वो कुछ इनकम जो तुमने रिकॉर्ड नहीं किया वो उसको ऐड करेगा. ये 2 तरीके का चीज होता है. या तुमने एक्सेसिव लॉस क्लेम कर लिया तो उसको ऐड करेगा. यही काम होता है योगा कि डिसअलाउंसेस ज्यादा से ज्यादा ऐड करो आपके टोटल इनकम पर. इसके लिए वो सारा चीज स्टार्ट करता है, नोटिस इशू करता है. अच्छा, ये तो मैंने एक पार्ट बताया आपको,
खाली नोटिस नहीं होता बेटा, वो इंक्वायरी करता है आपका थर्ड थर्ड पर्सन से, ही हैज अ पावर। तो आपका इंक्वायरी करेगा, वो आपसे डॉक्यूमेंट मंगवाएगा, वो कुछ भी कर सकता है। विल टॉक अबाउट दिस, उनके पावर्स, हाउ डू दे कंडक्ट इंक्वायरी, हाउ कैन दे वेरीफाई फैक्ट्स अबाउट यू। वो किसी थर्ड पार्टी, वो आपके बैंक पहुंच सकते हैं, वो आपके बैंक पहुंच सकते हैं आपका अकाउंट के डिटेल्स के लिए। दे हैव सो मच पावर्स, बट अल्टीमेटली अपने को ये समझना है, दे विल इशू यू अ नोटिस, देन दे विल पास असेसमेंट ऑर्डर ओनली आफ्टर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। ऐसा नहीं कि बस वो नोटिस इशू कर दिया तुम्हें ऑर्डर, ऐसा नहीं है। नोटिस का सबसे बड़ा रीजन क्या है, दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर एनी असेसमेंट। ऐसे एडहॉक असेसमेंट नहीं होगा हर चीज का। अच्छा, ऑर्डर मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर? इट शुड बी अ स्पीकिंग ऑर्डर, इट शुड बी सच एज इफ any dumb person can also read and understand कि why the adjustment was made, what was the reason, what was the rationale, everything will be stated in the order। क्योंकि यही ऑर्डर है, समझो, जिसके अगेंस्ट में, अगर एसएससी के अगेंस्ट में ये पास हो रहा है, तो आई विल फाइल अपील। आई हैव अ राइट टू फाइल अपील, मेरे पास एवरी राइट है कि मैं अपील फाइल करूंगा। तो अपील इज ऑलवेज फाइल्ड अगेंस्ट सम पर्सन इफ आई एम एग्रीव्ड। अगर मैं एग्रीव्ड हूं, एग्रीव्ड का होगा जब मेरे पे कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस स्टार्ट हुए हैं। जब मेरे पे क्या स्टार्ट हुआ है, मेरे में कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस स्टार्ट हुआ है, तब मैं अपील फाइल करूंगा। तो ये हुआ बेटा स्क्रूटिनी, ठीक है, स्क्रूटिनी असेसमेंट। ऑब्वियसली उसमें और भी बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक ओवरऑल चीज पहले बताना चाहता हूँ, सो दैट तुमको समझ में आ जाए कि हाँ, इतने तरह के ही असेसमेंट होते हैं जो तुमको अपने सिलेबस में पढ़ना है। नेक्स्ट असेसमेंट होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये तो समझ गए होंगे आप सुन के। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। आप लोग आईडीटी भी पढ़ोगे फाइनल में, ये सेम सेम कॉन्सेप्ट जीएसटी में भी है, बस जीएसटी में ये नहीं है। जीएसटी में सेल्फ असेसमेंट है, जीएसटी में स्क्रूटिनी है, जीएसटी में बेस्ट जजमेंट है, सब है, सेम कॉन्सेप्ट है। और जो लोग पढ़ लिए होंगे उनको पता है। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? बेस्ट जजमेंट मतलब क्या? सर, दिस इज ऑलवेज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द एओ। सर क्यों सर? क्योंकि यहां पर एसएससी जो है, दे आर नॉन कोऑपरेटिव एसएससीज। मुझे बताओ, अगर मैं रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा हूं, क्या आप, अगर मैं रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा हूं, क्या मेरी स्क्रूटिनी असेसमेंट हो सकती है? कैसे करेंगे हम? मैं असेसिंग ऑफिसर को, मतलब इट्स लाइक तुम्हारा मार्कशीट में, तुम्हारा मार्कशीट कैसे निकलेगा अगर तुमने एग्जाम ही नहीं दिया तो? आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वेट करो, तुम्हारा मार्कशीट कैसे हाँ, वीडियो अटक रहा है क्या? बेटा तेरा रिटर्न, तुम्हारा अपना वो वाईफाई चेक कर, ठीक है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। तो मुझे बताओ, अगर कोई एसएससी रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहा है, ढिट्टा आदमी है, ढिट्टा, रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, असेसिंग ऑफिसर उसको रिमाइंड करवा रहा है तभी भी फाइल नहीं कर रहा है, असेसिंग ऑफिसर उसको वार्निंग दे रहा है तब भी फाइल नहीं कर रहा है, कर क्या रहा है वो? तब एओ बोलेगा, आधा माजी सटकली, हम कर देंगे सेक्शन 144 का असेसमेंट, विच इज वेरी डेंजरस। बेस्ट जजमेंट मतलब क्या? एओ को तुम्हारा फैक्ट्स नहीं पता, एओ को जो लगेगा टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट वो उसका असेसमेंट कर देगा। जनरली ये हायर साइड में होता है। तो इफ यू आर नॉट कोऑपरेटिव, if you are not filing return, if you are not replying to the notice, if you are not coming and attending the meeting of the AO, if you are not attending the hearing, if you are not submitting the documents, there are various reasons, best judgment assessment will be invoked under section 144। वरना नॉर्मली स्क्रूटिनी में काम हो जाता है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा जो है हैवी वाला असेसमेंट है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट। इनकम
escaping assessment or reassessment under section 147. What do you mean by income escaping assessment? Escaping मतलब छूट जाना. सर स्क्रूटिनी की एक टाइम लिमिट होती है. सर बेस्ट जजमेंट की एक टाइम लिमिट होती है. उसे कई ज्यादा टाइम लिमिट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का होता है. सिंपल सा बात है. इफ एओ हैज फेल्ड टू assess your income up to the time limits as given as per this provision, he has a power to initiate assessment under section 147 under income escaping assessment. कि उसका उस पर्टिकुलर ईयर का आपका इनकम छूट गया, एसेस करना एओ नहीं एसेस कर पाया, चाहे उसने स्क्रूटिनी किया हो या नहीं किया हो. यह भी हो सकता है कि आपकी स्क्रूटिनी हो गई थी 143.3 में, आपकी स्क्रूटिनी 143.3 में हो गई थी, ऑर्डर भी आ गया. 2 साल बाद एओ को लगा अरे ये तो मेरे से गलती हो गई. इस पर्टिकुलर फाइल में, इस पर्टिकुलर एसएससी का उस साल में, जिस साल में स्क्रूटिनी हुई थी, जिस साल की स्क्रूटिनी हुई थी, उस साल का मेरे को और इनकम मिला है, एडिशनल इनकम मिला है, तो वो उस साल का 147 भी कर सकता है. समझ गए आप? सर अगर स्क्रूटिनी नहीं हुआ तब भी कर सकता है, कर सकता है. सर व्हाट डू मीन में री असेसमेंट मतलब क्या? दोबारा से असेसमेंट करना. दोबारा से भी असेसमेंट होता है, लेकिन अगेन आई टोल्ड यू, ये थोड़ा बेटा इतना इजी नहीं है 147 करना. ऐसे तो ये मिस्टेक करता रहेगा 147. इसका पहला प्रोसेस होता है प्री कंसल्ट करना. प्री कंसल्टेशन विद एसएससी. समझो बात को. ये जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं ना 1 घंटा, यही तुम्हारे माइंड में रहेगा. बाकी चीज तो तुमको वर्ड्स मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट कैची कीवर्ड्स बताऊंगा जो तुम्हें एग्जाम में लिख के आना है. ट्रस्ट मी, तुमको दिमाग में यही याद रखना है सब. प्री कंसल्टेशन विद एसएससी मतलब ये सब नया प्रोविजन आया है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं. पहले हम लोग भी ये सब नहीं पढ़े थे. हम लोग के समय तो नोटिस इशू करो और सीधा ऑर्डर पास करो. फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये 147 का असेसमेंट एओज आर यूजिंग इट वेरी वेरी नेगेटिव मैनर में. दे आर नॉट यूजिंग इट अप्रोप्रिएटली अगेंस्ट द टैक्स पेयर. हर कोई केस में 147 आ रहा है, तो इट्स अ जेन्युइन हार्डशिप टू द टैक्स पेयर. So AO is supposed to pre-consult with the SSE before issuing notice. आप समझ रहे हो? नोटिस इशू करने के पहले the AO will pre-consult with the SSE. See, as per my records, this is the income which you are escaping assessment. If you want to furnish any reply, you can furnish reply now. Else I will issue you a notice. समझ में आ रहा है? यानी क्या होता है ना, यहां पे बेसिकली एक लेयर ऐड कर दिया. एक लेयर ऐड कर दिया नोटिस के पहले. एक लेयर ऐड कर दिया नोटिस इशू करने के पहले कि देख भाई, मेरे माइंड में ये चल रहा है, अगर तुम अभी इसका कंफ्यूजन क्लियर कर देगा तो नोटिस इशू करने का मौका ही नहीं आएगा. समझ में आ रहा है? तो आई एम इनवाइटिंग यू फॉर अ प्री कंसल्टेशन. इसकी भी एक टाइम लिमिट होती है. ये है 148A. इसकी भी एक टाइम लिमिट होती है कि वो प्री कंसल्ट कब से कब तक कर सकता है. और अगर प्री कंसल्टेशन, इसकी एक ऑर्डर अलग होती है. ऑर्डर यानी कि सर समझो, नोटिस के पहले एक प्री कंसल्टेशन ऑर्डर पास हो जाता है. नोटिस के पहले एक प्री कंसल्टेशन ऑर्डर पास हो जाता है. दैट I have given them opportunity being heard to the SSC, and this is a fit case. This is a fit case for an income escaping assessment. Now the next step, AO will issue a notice under section 148. Quantifying the amount कि देखो हमें तुम्हारे अगेंस्ट में इतना इनकम एस्केपिंग मिला है. Do you have any justification? Do you want to file any response? Else we will pass an assessment order under section 147.
हम असेसमेंट ऑर्डर कब तक पास कर देंगे बेटा? 147 तक पास कर 147 में पास कर देंगे। यानी तुम सोचो अगर प्री कंसल्टेशन स्टेज पे ही अगर केस रफा दफा हो गया तो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। प्री कंसल्टेशन में ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद एक नोटिस जाएगा, नोटिस के बाद फिर एक फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आएगा अंडर सेक्शन 147। प्री कंसल्टेशन इज अ वेरी क्विक समरी, जहां पे एओ को लगा नहीं मुझे मुझे 147 इनिशिएट करना है, मतलब दिस प्री कंसल्टेशन इज नथिंग बट अ चेक that AO will use his brain before actually thinking that this is a perfect case for 147। आपको ये भी समझाया जाएगा, इसका भी डेफिनेशन है। हर कोई चीज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट नहीं होता है, इसका एक पूरा डेफिनेशन है कि कौन कौन सा चीज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट माना जाएगा। एओ के बोलने से इनकम एस्केपिंग असेसमेंट नहीं होगा, एवरीथिंग इज डिफाइंड। इसका भी है कि व्हेन कैन स्क्रूटनी बी इनिशिएटेड, बेस्ट जजमेंट कब इनिशिएट हो सकता है, ये सब तुम्हारे थ्योरी में आ सकता है, ये सब तुम्हारे थ्योरी में आ सकता है। क्लियर है क्या? यहां तक आपके फाइनल डीटी में पोर्शन है। इसके बाद असेसमेंट में बेटा तुम लोग तो पता ही होगा सर्च एंड सीजर भी आता है। सर्च एंड सीजर का जो असेसमेंट होता है बेसिकली इनकम टैक्स रेड होता है। आपके सिलेबस में इनकम टैक्स रेड का पूरा प्रोसीजर है, प्रोसीजर, बट आपके सिलेबस में इनकम टैक्स रेड का प्रोसीजर का जो कॉन्सिक्वेंस है, अब तुम कभी सोचो बेटा, कभी थोड़ा दिमाग लगाओ। डिपार्टमेंट अगर रेड्स कंडक्ट कर रहा है, रेड्स मतलब क्या? सर्च सीजर सर्वे, सर्च सीजर सर्वे। डिपार्टमेंट अगर सर्च सीजर सर्वे कर रहा है मतलब रेड्स कंडक्ट कर रहा है, उसके बाद क्या करता है डिपार्टमेंट? असेसमेंट करता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसकी जो असेसमेंट होती है वो अलग से, उस असेसमेंट को हम लोग बोलते हैं, समझ लो ब्लॉक असेसमेंट बोलते हैं। उसका एक अलग मेथड होता है, क्या बोलते हैं? जिसमें तुम्हारा एक साथ 6 इयर्स का असेसमेंट साथ में खुल जाता है। नहीं, जिस साल डिपार्टमेंट तुमको पकड़ा उसका लास्ट 6 साल प्लस करंट ईयर जिस साल वो तुमको पकड़ा है वो एक साथ उसका असेसमेंट स्टार्ट कर देता है। ये सीएमए फाइनल, आई रिपीट, तुम सीए फाइनल का मैथ से कंपेयर करेगा मेरा डिफरेंस मिलेगा। ये सीएमए फाइनल के इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं है और आज तक यहां से कोई सवाल आया नहीं है, तो मैं आपको ये पोर्शन नहीं करवा रहा हूं, अननेसेसरी बर्डन नहीं देना है। समझ में आया? अरे बोलो भाई। दरवाजा खोल देना ये हम लोग पढ़ेंगे सर्च सीजर सर्वे वाला चैप्टर में, जो कि प्रोसीजर है, उसमें सब तुमको पढ़ाया जाएगा। तुमको यहां तक भी पढ़ाया जाएगा कि वो बिफोर सनराइज, सॉरी आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट वो कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है। प्रोविजन में लिखा है आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट ही कैन एंटर। वो हम लोग यहां पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर में? सर्च सीजर सर्वे। प्रोसेस सब पढ़ाया जाएगा आपको, बट इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है? मोटा मोटी ये असेसमेंट है बेटा, और इसके बीच में कुछ प्रोसीजरल सेक्शंस भी है कि इंक्वायरी कैसे करेंगे, ठीक है? अच्छा, एक मास्टर सेक्शन है 153। 153 सबका बोलते ना फादर है, वो बोलेगा टाइम लिमिट टू कंप्लीट ऑल असेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, हर चीज का टाइम लिमिट 153 में दिया हुआ है। यानी मैं आपको तो रिस्पेक्टिव में पढ़ाऊंगा ही, इसका लास्ट डेट क्या है, असेसमेंट ऑर्डर 143 का लास्ट क्या है, 144 का लास्ट क्या है, 147 का लास्ट क्या है, ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है? 153 में लिखा हुआ है। यानी किसी भी अगर असेसमेंट ऑर्डर की टाइम लिमिट में चेंज आती है तो कौन सा सेक्शन अमेंड होता है? सेक्शन 153 अमेंड होता है। अब ये शायद तुमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं भी हो चलेगा, बट हाँ अगर आप फ्यूचर में डीटी में अपना सिक्का जमाना चाहते हो तो ये सब आपको सेक्शन नंबर्स एकदम फिंगर टिप्स में होना चाहिए। अभी मैं स्टार्टिंग में और ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, स्ट्रेट अवे एक बार मेन पार्ट में आते हैं, धीरे धीरे करके अपने और भी जो है इन डेप्थ नॉलेज लेते रहेंगे। बट एक बार लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अभी तक किसी को कोई सवाल है
प्रीलिमिनरी, ज्यादा डिटेल में मत घुसना, मेरे को मत पूछना कि सर वो कौन कौन सा केसेस है जिसमें इनकम असेसमेंट होता है, वो हम बात करेंगे। बट तुमको अभी तक मैं जो डिस्कस किया आपके साथ उसके बेसिस पे आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। ठीक है, चलिए देखो फर्स्ट आते हैं बेटा अपने सेल्फ असेसमेंट। लेट्स कम टू फर्स्ट पार्ट, सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन नंबर 140 ए। एग्जैक्टली सेम है जो आपको रिटर्न में पढ़ाया गया था, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं 140 ए। इन सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, एसएससी itself is responsible to determine its taxable income, tax liability and to pay tax accordingly. SSC himself is responsible to pay the tax, determine the taxable income. Section 140 provision are as follows. Where any tax is payable, कब? After deducting the reliefs, rebate of income tax, any advance tax, TDS और TCS, याद है, मैट क्रेडिट, AMT क्रेडिट, और एनी टैक्स और इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 191(2). इसको अपने बोलते हैं डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। अभी आपको ये सब लिखना रिक्वायर्ड नहीं है, जब इंस्टीट्यूट का, जब आपको अपना मटेरियल का हार्ड कॉपी मिल जाएगा आप उस समय लिख लीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न फर्निश्ड द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू पे सच टैक्स बिफोर फाइलिंग द रिटर्न। यानी जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है, आप सारा टैक्स पेबल आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल द रिलीफ्स, आप इसको पे करेंगे कब? बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। खाली टैक्स नहीं, इफ एनी इंटरेस्ट इज पेबल, कौन से सेक्शन में? 234A फॉर डिलेड फाइलिंग रिटर्न, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 234B, डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 234C, फीस अंडर 234F, अगर ये पेबल है फॉर फाइलिंग रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट, देन ऑल दिस शुड बी पेड अलोंग विद द सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मतलब ये तुम्हारे सेल्फ असेसमेंट टैक्स में ऐड हो जाएगा अगर तुम्हारा कोई भी इंटरेस्ट फीस पेंडिंग है तो। अब इसके लिए जो भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ये हमेशा रिटर्न इनकम पे कैलकुलेट होता है। टैक्स ऑन रिटर्न, जो तुम रिटर्न के हिसाब से डिस्क्लोज कर रहे हो। For the purpose of self-assessment, tax on the total income declared in the return shall be considered. सर कुछ याद आ रहा है आपको? जब आपका टैक्स भी है, इंटरेस्ट भी है, फीस भी है, ठीक है, सम लाइबिलिटी आपका, और आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको देना है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेल्फ असेसमेंट टैक्स विल बी एडजस्टेड विथ फीस, देन सेल्फ असेसमेंट टैक्स विल एडजस्टेड विथ इंटरेस्ट, और बैलेंस ऑफ रिमेनिंग अगेंस्ट विथ टैक्स। देखो, when the amount paid by the SEC falls short of the aggregate tax, interest and fees, the amount so paid shall first be adjusted towards fees, thereafter towards interest, and the balance will be adjusted towards tax. After the assessment, any amount paid under this section shall be deemed to have been paid towards such assessment. मतलब हो सकता है रिटर्न फाइलिंग के बाद भी अगर तुमने कोई पेमेंट किया तो मान लिया जाएगा कि वो इसी सेक्शन में पेमेंट किया गया है। Sir, if the SSC fails to pay the tax or interest as per 140A, उसको घोषित कर दिया जाएगा AID। AID मतलब याद आ रहा है आपको, TDS डिफॉल्ट में पढ़ाया गया था, SSC इन डिफॉल्ट, और उसके ऊपर क्या लगता है? 2 सेक्शन बेटा कंपलसरी लगता है, 220 एंड 221। डिमांड नोटिस आएगा, 30 डेज के अंदर पे करना है, वो सब कवर करेंगे हम लोग, और अगर AO चाहे तो उसके ऊपर पेनल्टी भी रेज कर सकता है। SSC इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा अगर वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे नहीं करता एज पर 140। सिंपल है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कुछ खास नहीं है। एक इलस्ट्रेशन है, फटाफट हमको इसका आंसर बता दो, ऐसे आंसर बता दो। गंभीर पेड 42,000 टुगेदर विद रिटर्न, आपको 140A का ट्रीटमेंट बताना है। टैक्स लाइबिलिटीज 82,000, इंटरेस्ट 234A BC आपको दिया हुआ है, फीस दिया हुआ है 234F, एडवांस टैक्स ध्यान दो, आपका एडवांस टैक्स भी कटा है 1500 और TDS कटा है 6000। तो क्या करेंगे हम? 82,000 में क्या करना है पहले बोलो? करेक्ट, 1500 6000 माइनस करके टैक्स आ जाएगा, कितना आ रहा है? 74,500। टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 6140। टोटल फीस कितना आ रहा है?
85 640। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स विथ फॉलोइंग फीस, इंटरेस्ट, टैक्स। 42,000 माइनस 30,860, तो टैक्स ड्यू कितना हुआ, 74,500 में से 3860। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके, डन डना डन डन। ये है आपके सिलेबस में। रिटर्न सबमिशन करने के बाद या फिर आपने रिटर्न सबमिट नहीं किया, हाउ विल द डिपार्टमेंट ट्रीट यू। इंटीमेशन और असेसमेंट बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अब सीरियस हो जाइए। आफ्टर सबमिशन ऑफ रिटर्न और नॉन सबमिशन ऑफ रिटर्न, assessment is made by the income tax department. The assessing officer can assess the income in any of the following manner. किसी भी मैनर में एओ आपका असेसमेंट कर सकता है। 143(1), 143(3), 144, 147, ये 4 सेक्शन याद रखना है। इंटीमेशन, स्क्रूटिनी, बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ठीक है, but before reading this assessment section, it is very very important that you should know कि असेसमेंट चालू करने के पहले एओ को तुम्हारे बारे में पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा असेसमेंट करना है। समझा? 140 करोड़ के पॉपुलेशन में तुमको आइडेंटिफाई कैसे करेगा? तो वो इंक्वायरी करेगा। क्या करेगा? इंक्वायरी। और इंक्वायरी जो होता है वो सेक्शन 142 में होता है। किस में होता है? 142 में। देखो एकदम सिंपल है। 139 में रिटर्न था, सारे सब सेक्शंस थे। ए में पैन था, डबल ए में आधार था। 140 ए में सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, 140 बी में अपडेटेड रिटर्न टैक्स है, उसके साथ आया। 141 कुछ नहीं है, फिर सीधा आ गया भैया असेसमेंट स्टार्ट करना, उसके पहले इंक्वायरी करो, तो 142 क्या आ गया? 142। क्लियर है? सीरियल समझ में आया? अब समझो बेटा, अच्छे से समझने की कोशिश करो। 142 भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और अच्छे से समझने की कोशिश करना, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि एक 142 सबसेक्शन 1 होता है, सबसेक्शन 2 होता है, सबसेक्शन 3 होता है। 2-3 के बीच में एक सेक्शन होता है 2A से 2D। इसका 4 ब्रांचेस है। वन सेक्शन 142 का क्या है? 142 सबसेक्शन 1, 142 सबसेक्शन 2, 142 सबसेक्शन 3, 142 सबसेक्शन 2A, 2B, 2C, 2D। क्लियर है? जब मैं 142 1 को डिकोड करूं तो 1 के नीचे भी क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। सर आप इतना डिटेल में क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इसका रेफरेंसिंग आगे काम आएगा। 142(1)(1), 142(1)(1), 142(1)(2), 142(1)(3। ठीक है, तीनों में एओ के पास अलग अलग पावर्स है। फर्स्ट पावर एकदम सिंपल है, इफ यू हैव नॉट फर्निश्ड द रिटर्न बाय द ड्यू डेट,
or the end of the relevant assessment year, AO may ask you to furnish a return. Simple. तुम रिटर्न फाइल नहीं किया, एओ के पास पावर है, ड्यू डेट चला गया, असेसमेंट ईयर भी चला गया, अरे बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट भी चला गया, अरे याद करो बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट में टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट याद है, यानी एओ असेसमेंट पहले कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि यहां पे एओ के पास पावर है कि वो तुम्हें रिटर्न फाइलिंग करने का टाइम दिया, पर तुम उसका भी रिस्पॉन्ड नहीं किए। अब इससे लिंक होने वाला है 144। 144 में वन ऑफ द रीजन ये है कि यू हैव फेल्ड टू रिप्लाई, यू हैव फेल्ड टू फर्निश रिटर्न, नॉट ओनली अंडर 139 बट ऑल्सो अंडर दिस। एओ ने तुमको बोला रिटर्न फाइल करने, आई मीन नोटिस इशू किया, तुमने उसको भी नकार दिया, अब तो तुम बचेगा नहीं बेटा। समझ में आ रहा है मैं एक एक सबसेक्शन क्लॉज का नाम क्यों ले रहा हूं? मैंने बताया डे वन से ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन आराम आराम से हौले हौले कवर करेंगे। सेक्शन नंबर एकदम याद रखना पड़ेगा आपको, हो जाएगा, कोई वरी नहीं है। मैंने ईवाई में बहुत काम किया है, तो ये सेक्शन नंबर मेरे दिमाग में प्रिंट हो चुका है, ठीक है। हालांकि जो एमेंडेड सेक्शन है उस पर हम वर्क नहीं किए थे प्रैक्टिकली, बट हाँ क्योंकि पढ़ते रहते तो हमें याद रह जाता है, तो आप लोग के लिए भी यही एप्लीकेबल होता है। अगर आप फ्रीक्वेंटली इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। पहला क्या है? सबमिट करो भैया रिटर्न। मूल बात ये डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, यू हैव टू सबमिट रिटर्न। 142.11 142.12 क्या है सर? थोड़ा ध्यान देना बेटा। 142.12 एंड 13 दोनों का बात हम कर रहे हैं, दोनों का हम बात कर रहे हैं। 142.12 एंड 142.13 हम दोनों का बात कर रहे हैं। अगर चलो सेपरेटली बात करें तो चलो एक बार सेपरेटली बात करते हैं। मान लो तुमको एओ ने कुछ अकाउंट्स मांगा, दे हैव आस्क्ड यू टू सबमिट सम अकाउंट्स, he has asked you to furnish some information, information नहीं डॉक्यूमेंट्स, मतलब मान लो तुमसे पीएल बैलेंस शीट मांग लिया लास्ट 3 साल का, तुमसे कोई बिल्स मांग लिया, तुमसे कोई इनवॉइसेस मांग लिया, तुमसे कोई वेरिफिकेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट मांग लिया। समझ में आ रहा है? ये कब मांग सकता है? वो कभी भी मांग सकता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स वो आपसे कभी भी मांग सकता है, उसके पास पावर है 142.12 में। बट इसमें कैच है, if some assets or if some liabilities was unrecorded, if some assets or liabilities were unrecorded और आप वो एसएससी से मांगना चाह रहे हो, यानी अनडिस्क्लोज्ड असेट्स एंड लायबिलिटीज अगर आप मांगना चाह रहे हो, तो आप क्यों मांगना चाह रहे हो उससे? आपको कोई शक है? इफ दैट्स सो you will have to take permission from your senior। एओ को बोला तुमको अपना सीनियर से परमिशन लेना पड़ेगा। एओ कौन है? मैंने क्या बोला? असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। उसका सीनियर कौन है? ज्वाइंट कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर। ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर का परमिशन के बिना तुम ये मांग नहीं सकता है, तो ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। सर वो तो छोड़ो, कोई भी इंफॉर्मेशन, whatever information is requires about your business nature, about your business का clients आपके सब, वो कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है आपसे, ये पावर है उसके पास। he can ask you to give any information, any documents, any accounts, आपसे रिटर्न्स मांग सकता है, कुछ भी, whatever he wants he can ask you related to assessment। ठीक है, तो आओ एक बार स्टार्ट करते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले अपने फर्स्ट वाला पार्ट कवर करते हैं, इश्यू ऑफ नोटिस टू द एसएससी अंडर 142.1, 142.11 एंड 142.12 एंड 3। 142.1 इज बेसिकली टू सबमिट अ रिटर्न, 142.12 एंड 3 कंबाइंड अगर बात करें इज टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 142.1 में क्या है? इश्यू ऑफ नोटिस टू द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग असेसमेंट। गाइज आपको ये कभी सवाल नहीं आएगा कि डिस्कस द प्रोविजन ऑफ 142.1, नो, वेरी लेस चांसेस, बट इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकती है। क्लियर है? ओके जेनी थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, ऐसे शक्ल करके क्लास कर रहे हो कि जैसे कोई आपको टॉर्चर करके बैठा दिया है। कम ऑन,
बी लाइवली, हैप्पी, हॉर्मोन्स सीक्रेट होता है वैसा अपने को लगता है, स्माइल करेंगे तो वैसा पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में आएगा। आपको देख के मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जा रहा है। स्माइल स्माइल, ठीक है, क्योंकि ये अपने जो पढ़ रहे हैं इट्स बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, तो यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आपको इनकम टैक्स लॉस का इतना नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। इश्यू ऑफ नोटिस टू द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग असेसमेंट द असेसिंग ऑफिसर और एनी प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी। सर ये कौन है, सुनो मेरा बात ध्यान से। हर चीज अब गवर्नमेंट फेसलेस कर रहा है। क्या कर रहा है? फेसलेस। याद करो, हमने ये कॉन्सेप्ट रिटर्न में भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है ना, फंक्शनैलिटी बेस्ड काम कर रहा है। नोटिस का एक डिपार्टमेंट बना रहा है, वो सबको नोटिस इशू कर रहा है। टीम बेस्ड, फंक्शनैलिटी बेस्ड, डायनामिक जुडिक्शन, कि उनका कोई जुडिक्शन है ही नहीं, मतलब वो बॉम्बे से बैठ के मेरा असेसमेंट कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल से बैठ के बॉम्बे का किसी आदमी का असेसमेंट कर रहा है। इसको बोलते हैं टीम बेस्ड डायनामिक जुडिक्शन, फेसलेस असेसमेंट। तो नोटिस भी फेसलेस इशू होता है, तुमको कोई भी नोटिस इशू कर सकता है, जरूरी नहीं है कि तुमको एओ ही तुम्हारा नोटिस इशू करेगा। तो इसलिए यहां वर्ड क्या यूज किया जाएगा, हर बार वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी। ये क्यों यूज किया गया मैंने तुम्हें समझा दिया, बिकॉज ऑफ इन केस ऑफ फेसलेस they may serve a notice on any person who has submitted a return or in whose case the time allowed under 139 for furnishing the return has expired। चाहे आप रिटर्न फर्निश कर दिए हो या रिटर्न फर्निशिंग करने का टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है। they may ask or they may issue notice on any person. Such notice will relate to any of these three things. First, notice to submit a return. If the SSC has not submitted a return within the specified time, the AO may require him to submit a return in the prescribed form on or before the date specified in the notice. अब AO का मन 3 दिन दे, 10 दिन दे, 20 दिन दे, वो उसका डिस्क्रिप्शन है। इसकी कोई स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट नहीं है कि कितने दिन में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी टाइम लिमिट को ब्रीच कर चुके हो। इसमें एक पॉइंट क्या है, इसमें एक पॉइंट क्या है सर, मुझे बताओ, अगर एओ ने आपको ये नोटिस इशू किया and if you fail to furnish return within the time limit, you will be straight away directed to best judgment assessment। फिर नहीं होगा कि आपको स्क्रूटिनी के लिए भी नोटिस इशू करेगा, नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं। स्क्रूटिनी खाली उन्हीं का होता है जो लोग क्या करके रखे हैं, स्क्रूटिनी किनका होगा, जो लोग क्या करके रखे हैं, एग्जैक्टली स्क्रूटिनी असेसमेंट खाली उन्हीं का होगा जो रिटर्न फाइल करके रखे हैं। तुमको रिटर्न फाइल करने के लिए बोला, तुम रिटर्न फाइल नहीं किया तो तुम स्ट्रेट अवे किसके लिए हो जाओगे एलिजिबल, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो इन केस एसएससी हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द एओ टू इशू नोटिस। मतलब तुम समझो, मतलब एओ को तुमको याद दिलाना कंपलसरी नहीं है, तुमको स्टैट्यूटरीली टाइम लिमिट के अंदर में रिटर्न फाइल करना चाहिए था, तुमने नहीं किया, एओ को लगता है तुमको नोटिस नहीं इशू करेगा और नहीं करेगा, वो स्ट्रेट अवे बेस्ट जजमेंट कर सकता है। ये उसका पावर है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इन्वोक करने के लिए तुमको गवर्नमेंट ने पहले, हम बाद में आगे पढ़ेंगे कि 139 के अंदर में अगर आपने नहीं इशू किया है, 139 के अंदर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, स्ट्रेट अवे तुम बेस्ट जजमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जरूरी नहीं कि एओ तुमको पहले 142.11 का नोटिस देगा, he can straight away invoke best judgment assessment। नेक्स्ट है बेटा 142.12, एकदम इजी है, नोटिस टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। द एओ मे आस्क द एसएससी टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स एज ही मे रिक्वायर। उसको जो मन है वो मांग सकता है, पीएल, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म 3CD, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, सैंपल कॉपी ऑफ इनवॉइसेस, बैंक डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स। मैंने तो देखा है, मैंने तो उसका रिप्लाई किया है अपने क्लाइंट्स का, जो मांगना हो मांग सकता है, तुमको उसको सब अटैच करके देना पड़ेगा। बट AO shall not require the production of any accounts
पर्टेनिंग टू पीरियड मोर देन 3 years प्रायर टू द प्रीवियस ईयर। 3 साल पुराना डेटा वो नहीं मांग सकता आपसे, मतलब मैक्सिमम वो कितना पहले जा सकता है, 3 years। मोर देन बोला, मोर देन 3, समझ गए? लास्ट 3 साल पूछा जा सकता है, उसके पुराना नहीं। जैसे मान लो आप प्रीवियस ईयर 24-25 में हो, उस साल की असेसमेंट हो रही है, तो 23-24, 22-23, 21-22, बस इसी 3 साल का रिकॉर्ड वो आपसे मांग सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ असेसमेंट अंडर 142(1)(2). क्लियर है बेटा? ये डॉक्यूमेंट हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, ये सब। अब वो तुमसे कोई इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है, कुछ नंबर्स मांग सकता है कि तुम बताओ तुम्हारा एक्सपेक्टेड सेल्स कितना था, तुम्हारा लास्ट ईयर का सेल्स कितना था। हो सकता है यू हैव टू टाइप इन अ नोटिस, यू हैव टू टाइप इन अ वर्ड डॉक, यू हैव टू प्रिपेयर द रिप्लाई एंड यू हैव टू सबमिट। हो सकता है वो भी मांगे। टू फर्निश इंफॉर्मेशन, द एओ में रिक्वायर द एसएससी टू फर्निश इन राइटिंग में भी वो मांग सकता है इंफॉर्मेशन इन सच फॉर्म एंड ऑन सच पॉइंट और मैटर्स एज ही में रिक्वायर, इंक्लूडिंग अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द एसएससीज। थोड़ा ध्यान से देखना, वेदर इंक्लूडेड इन द अकाउंट्स और नॉट, यानी वो उससे पूरा स्टेटमेंट मंगवा सकता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, चाहे वो उसके अकाउंट्स में एसेट या लाइबिलिटी अकाउंट्स में इंक्लूडेड है कि नहीं है। तुम समझ में आ रहा है? यानी कोई चीज अगर उसके अकाउंट्स में इंक्लूडेड नहीं है, वो उससे इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है। कौन बोलता है देखो भाई, अगर तुम ऐसा अकाउंट मांग लिए जो उसके अकाउंट में इंक्लूडेड नहीं, ऐसा एसेट लाइबिलिटी, तो उसके लिए अपना सीनियर का परमिशन लेना। तुम्हारा उसका सीनियर कौन है? जॉइंट कमिश्नर। Prior approval of the joint commissioner shall be obtained before requiring the SSE to furnish a statement of all assets and liabilities। कौन सा? जो अकाउंट्स में इंक्लूडेड नहीं है, जो अकाउंट्स में इंक्लूडेड नहीं है। अगर तुम्हें शक है भाई, जेसी को इन्फॉर्म कर दो अपना। जेसी को पता चलना चाहिए कि ये एसएससी का कुछ एसेट्स है जो अकाउंट्स में इंक्लूडेड नहीं है, तो जेसी थोड़ा उसको पर्सनल सुपरविजन में लेगा। अरे बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? तो दोनों में आपको एक चीज समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा समझो ध्यान से। 142(1) वो कब इशू करेगा? जब तुम रिटर्न फाइल नहीं किया है तभी 142(1) इशू होगा, बाकी कोई केस में 142(1) इशू नहीं होगा। तो यहां पे टैक्स पॉइंट क्या है? नोटिस अंडर 142(1) कैन बी सर्व्ड ओनली इफ द रिटर्न हैज नॉट बीन सबमिटेड, दैट्स इट। बट क्या मुझे बताओ 2 और 3 को इससे मतलब है? 2, 3 तो वो गैदर कर रहा है एविडेंस, वो ड्यूरिंग करे बिफोर करे उसका मर्जी यार। तुम सोचो, तुम रिटर्न फाइल नहीं किया है, तुमसे अकाउंट डॉक्यूमेंट मांग सकता है? मांग सकता है। दिस इज अ जनरल इंक्वायरी, दिस इज अ रूटीन इंक्वायरी विच ही कैन आस्क यू। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। नोटिस अंडर 2 और 3 कैन बी सर्व्ड वेदर रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड और नॉट। ये एक जनरल इंक्वायरी है। इंक्वायरी जरूरी नहीं है कि आप रिटर्न एसएससी से लेंगे, आप किसी से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये इंक्वायरी पता है किससे लिया जाता है? ये इंक्वायरी डायरेक्ट एसएससी से लिया जाता है। अभी मैं आपको इसके बाद एक सेक्शन कराने वाला हूं 142(2), ये गांव दुनिया से लिया जाता है। सपोज मान लो एसएससी को, मेरे टैक्स पेयर को, मेरे पे डिपार्टमेंट को मेरे पे शक है, तुम्हारा क्रेडिटर डेटर से वो बात करेगा, उससे इंक्वायरी लेगा, बैंक से इंक्वायरी लेगा, कोई एनबीएफसी से लेगा, कोई इंस्टीट्यूशन से लेगा जिससे मैंने लोन लिया है। दे मे टेक इंक्वायरी फ्रॉम अदर पर्सन ऑल्सो। किसी सोर्स से वो इंक्वायरी ले सकता है। ये कौन सा सेक्शन है? तो हमने क्या कवर कर लिया? हमने ये तीनों कवर कर लिया है। अब हम जा रहे हैं 142(2) में जा रहे हैं। 142 इज मेकिंग इंक्वायरी। कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये टाइम लिमिट थोड़ी ना होता है ना, तुम समझो बेटा। जब मेरे को इंफॉर्मेशन मिला तब ठीक है। अब तुम समझो, ये जो इंफॉर्मेशन यूज होगा ये तो असेसमेंट में यूज होगा, उस असेसमेंट का टाइम लिमिट है। तो एओ के पास पावर होना चाहिए ना, एओ के पास तो पावर होना चाहिए ना कि मान लो अगर तुम्हारा असेसमेंट इनिशिएट करोगे, किस बेसिस पे इनिशिएट करे वो? तो गवर्नमेंट ने उनको ये सारे पावर्स दिया है। नहीं 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 नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ये चीज समझो ना, ये जनरल अकाउंट्स के लिए बोला है कि 3 साल पुराना डेटा मांग ही नहीं सकता है।
अकाउंट्स नहीं मांग सकता है, इंफॉर्मेशन तो मांग सकता है। कोई बैलेंस शीट पीएल मैं 3 साल पुराना देने के लिए एलिजिबल नहीं हूं, बट इंफॉर्मेशन मेरे से ए कुछ भी पूछ सकता है, कैसा भी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। दोनों में फर्क है। आगे बढ़ू। मेकिंग इंक्वायरी, ये एकदम सिंपल है, कैसा भी इंक्वायरी किसी से भी किसी भी सोर्स से एओ कर सकता है, ये एकदम उसको ओपन सोर्स ओपन छूट दे दिया है। For the purpose of obtaining full information for any income and loss of any person, the AO may make such inquiry as he considers necessary. Under 142(1), AO collects information from the SSC. But under 142(2), he has the power to collect information from any source, including external third parties. समझ में आया? हाँ, तो 142(3) हो गया बेटा, आई मीन 142(2) हो गया, सॉरी। अब एक बार 142(3) देख लो, वो एकदम सिंपल है, वन लाइनर है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड क्या है? सिंपल है, बेस्ड ऑन द इंक्वायरी विच दे हैव कंडक्टेड। अगर कोई मटेरियल एविडेंस उसको मिला, किसको किसको? एओ को। And if he is proposing to use it against the SSC in any assessment, AO should give an opportunity of being heard. AO should give an opportunity of being heard to the SSC. इंक्वायरी में मुझे ऐसा मिला है, तुम्हारे बारे में ऐसा पता चला है, तुम्हारे फैक्ट्स के बेसिस में मुझे ऐसा पता चला है, मेरे को ये तुम्हारे अगेंस्ट में यूज करना है। डू यू वांट टू से एनीथिंग? तो SSC must be given an opportunity being heard in respect of any material gathered on the basis of any inquiry. कौन सा बोला है? आप एक चीज नोटिस करो, इसमें 142(2) है, 142(1) नहीं है। क्यों? अरे 142(1) तो उसी ने सबमिट किया है, 142(1) तो उसी ने सबमिट किया है, रिटर्न भी उसी ने सबमिट किया 1(1) में, 2 में सारे डॉक्यूमेंट्स उसी ने दिया, 3 में भी इंफॉर्मेशन उन्होंने सबमिट किया, तो उसमें आप अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड क्यों दे रहे हैं? समझ में आ रहा है? बट एक्सटर्नल जहां पे है 142(2), और हम पढ़ेंगे ऑडिट भी एक्सटर्नल है। ऑडिट होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेशल ऑडिट, हम पढ़ेंगे इसको अभी थोड़ी देर में। क्या पढ़ेंगे? स्पेशल ऑडिट। इफ योर अकाउंट्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, देन AO will nominate a chartered accountant to prepare a special audit report, to prepare a special audit report in your case and furnish this report to the assessing officer. इसकी सारी फीस सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है। अगर उस ऑडिट रिपोर्ट में एक नेगेटिव ऑब्जेक्शन आ गया आपके अगेंस्ट में, AO will give you a opportunity of being heard before using it against you. Did you understand? आपका पता है कि नहीं पता है? 2 साल पहले अमेंडमेंट आई थी, कॉस्ट ऑडिटर से वैल्यूएशन करवा सकता है इन्वेंट्री का। अगर AO चाहता है तो AO CMA, yes, cost accountants will be intimated or cost accountants will be nominated to prepare the inventory valuation report as per the cost accounting standards if the AO wants. तो जैसे ऑडिट का पावर, ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट के पास जाएंगे फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट। अगर AO को लगता है कि आपका इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, वॉट एवर द केस में बी, दिस पावर कैन बी यूज्ड बाय द AO एंड इट विल बी इंटीमेटेड टू द कॉस्ट अकाउंटेंट। तो अगेन कॉस्ट अकाउंटेंट के रिपोर्ट के अगेंस्ट में, आई मीन के बेसिस पे अगर AO को कोई ऑब्जेक्शन है और वो आपके अगेंस्ट में यूज करना चाह रहा है, देन अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड देना पड़ेगा। ऑडिट और इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट सेम है 142(2) में, एंड इज प्रपोज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस। लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, मैं तो तुम्हारा सीधा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ही कर रहा हूं, तब ये सब तुमको काम नहीं करना है। देन 143 142 विल नॉट बी एप्लीकेबल अगर तुम्हारा BGA हो गया, क्योंकि BGA का पहला चीज ही तुमने जो है कंडीशन वायलेट कर दिया, यू हैव नॉट फर्निश्ड द रिटर्न टाइमली। तो बेस्ट जजमेंट अब क्या होता है, मैं आपको तुम्हें समझाता हूं।
एसेसिंग ऑफिसर कब बीजे नहीं करेगा? जब उसको तुम्हारे बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। वो ऐसे भी अननेसेसरी असेसमेंट नहीं करेगा, बिकॉज उसको पता है कि असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में फर्स्ट लेवल अपील में उसका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। वो कुछ रीजनेबल सर्कमस्टांस लेगा। वो डिपेंड करता है व्हाट फैक्ट्स ही हैज, कितना इंक्वायरी करने में वो सक्सेसफुल रहा, आपके बारे में उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चला। नहीं तो वो आपको रिटर्न फाइल करने का जरूर नोटिस इशू करेगा, एंड देन ही विल गैदर फैक्ट्स फ्रॉम हिज एक्सटर्नल सोर्सेज अंडर 142(2) एंड देन opportunity being heard under 142(3), but not in case of best judgment assessment. तो अपने 142(1)(1) कर लिए, अपने 142(1)(2) कर लिए, अपने 142(1)(3) कर लिए, 142(2) भी कर लिए एक्सटर्नल इंक्वायरी, 142(3) भी कर लिए opportunity being heard। यहां तक कोई डाउट है? अब आप देखिए 142(3) के बाद हम एक बार आपको 2A से 2D करवा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका मैं तुम्हें जनरल नॉलेज ऑलरेडी दे चुका हूं, एक बार और तुम्हें समझा देता हूं। ड्यूरिंग असेसमेंट योर फाइनेंशियल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड यू नो दैट फाइनेंशियल्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एस। Sometimes your accounts are so complicated, sometimes the nature of the transactions are so complicated, or it is so voluminous, it is not possible for the AO to interpret your financial statements. He has certain queries from the financial statements. Now he failed to understand that. He has asked you to explain, but he is not able to understand. So in this situation, assessing officer has a power to refer your case to a chartered accountant. And what he will do practically, he will determine some points which he fails to understand from the financial statements. And he will ask you to please go to so and so chartered accountant office, ये है वहां पे है, and get the accounts audited and furnish the audit report which that accountant will prepare. Obviously the fees that accountant will take will be paid by the government, because मैं अपने ऑडिटर के पास नहीं जाता, मैं नॉमिनेटेड ऑडिटर के पास जाता हूं as approved by the department. Now when I present my case to the auditor, I will explain my case to the auditor. सिंपल सा बात है, आप अपना दुख दर्द, आप अपना बीमारी के बारे में डॉक्टर को बताएंगे तो वो समझ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है, डॉक्टर ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैं तो डॉक्टर ही बोलूंगा भैया अपने आप को, ठीक है, अपने तसल्ली के लिए, डॉक्टर ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है, घर वालों को, ऑफिसर को समझ में नहीं आ रहा है, उनका एक क्वेरी है, तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को के बेसिस पे एक रिपोर्ट सबमिट करना है आपको। ऑडिटर बोलता है ठीक है, हमको ये इन्फॉर्मेशन दो, ये इन्फॉर्मेशन दो, ये इन्फॉर्मेशन दो। नाउ व्हाट इन्फॉर्मेशन ऑडिटर इज सपोज टू गेट, वो भी हमको देना पड़ेगा। ऑडिटर चुप नहीं बैठेगा, सारा मांग लेगा। जो इन्फॉर्मेशन शायद मैं एओ को नहीं दिया था, वो इन्फॉर्मेशन मुझे ऑडिटर को देना पड़ेगा। ही विल गैदर ऑल द मटीरियल, और ऑडिटर को भी एक टाइम लिमिट के अंदर में अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होती है। अब इसमें एक चीज है सर, ऑडिट रिपोर्ट जब तक नहीं आ रहा है तब तक एओ क्या कर रहा है? जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं आ रही, एओ क्या कर रहा है? नींद ले रहा है, वेट कर रहा है। ऑडिट रिपोर्ट तब आएगा, ऑडिट रिपोर्ट अब आएगा, अब मैं आगे अपना इंक्वायरी बैठाऊंगा, तो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सब चीज को याद रखना है अपने को, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे उसको असेसमेंट एक टाइमली कंप्लीट करना है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। वेस्ट नहीं होगा, वेट करो, जितना दिन उसका टाइम लगेगा ना, उसका पीरियड उतना से बढ़ा दिया जाएगा। हम बाद में डिस्कस करेगा ये सब, तुम लोग अभी दिमाग में डाल रहा है। जितना पीरियड मेरा ऑडिट ऑब्जेक्शंस के वजह से वेस्ट हुआ, एओ बोला भैया इतना टाइम तो मुझे मिला ही नहीं, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ले लिया इसमें से 90 डेज, एक साल आप मेरे को असेसमेंट करने के लिए देते हैं, 3 महीना तो सीए ले लिया, हम कितना टाइम लेगा? उसका ऑडिट रिपोर्ट जब तक नहीं आएगा तब तक ये असेसमेंट बेसिकली क्या है? स्टेड है। क्या है? स्टेड।
मैं आपको डे वन से बोल दिया था, आपको ये चैप्टर समझने के लिए एक्चुअल फील्ड पे उतर के सोचना पड़ेगा। अब वो सारे चैप्टर स्टार्ट हो गए जहां पे फील्ड पे उतर के सोचना है, वो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन वो सब खत्म। डन गाइस, यहां तक कोई डाउट है? तो ऑडिट रिपोर्ट, आई विल गो एंड submit my application, whatever the officer has said. Audit report will be submitted. Based on the audit report, again officer will have a submission. ऑफिसर विल फाइंड एडवर्स रिमार्क, हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट में एक एडवर्स रिपोर्ट आगे होते हैं ना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट। यहाँ पे जो भी ऑडिट रिपोर्ट बनेगा, इफ एनी एडवर्स, आई रिपीट, इफ एनी एडवर्स जो है इज इशूड इन दैट रिपोर्ट, तो इन दैट सिचुएशन वो जो रिपोर्ट होगा उस रिपोर्ट को के बेसिस पे एओ विल कंप्लीट हिज असेसमेंट। एओ विल कंप्लीट हिज असेसमेंट। एओ अपना असेसमेंट जो है उस रिपोर्ट के बेसिस पे कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये जो भी मैं अभी तक आपको बताया, एवरीथिंग इज रिटन इन 142 सब सेक्शन 2A से लेके 2D। और ये सेम चीज जीएसटी में भी है, जीएसटी में भी सेम चीज है। सेक्शन 65 जनरल ऑडिट, सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट ऑफ सीजीएसटी एक्ट। देखो स्टार्ट करते हैं। गिविंग डायरेक्शन टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। ठीक है, अब तुम एक चीज समझो, इसमें अमेंडमेंट क्या चुकी है, इसमें दो जन को डायरेक्शन दिया जा सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉर ऑडिट एंड टू कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट। क्लियर है? कॉस्ट अकाउंटेंट को दिया जाएगा फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट। द एओ आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द एसएससी, मतलब तुम समझा ले, अगर तुमसे समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो सीए को बोल देंगे। ठीक है, द एओ आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द एसएससी मे डायरेक्ट द एसएससी टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड if he is of the opinion that it is necessary to do so having regard to क्या ये चीज, if he is of the opinion that is necessary, क्यों भैया, nature and complexity of accounts, दूसरा volume of accounts, accounts बहुत बड़ा है, doubts about the correctness of the account, उसको कोई डाउट है कि ये अकाउंट्स करेक्ट नहीं है, multiplicity of the transactions in the accounts, एंड लास्ट में स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। ये 5 कंडीशन लर्न करना पड़ेगा। नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अकाउंट्स, वॉल्यूम ऑफ द अकाउंट्स, डाउट्स अबाउट द करेक्टनेस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस, स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेस। ऑयल एक्सट्रैक्शन का बिजनेस है, कॉस्ट कैसे निकाला है समझ में नहीं आ रहा है, इसके फाइनेंशियल्स आउट ऑफ द नॉलेज है, कुछ अलग ही बिजनेस एक्टिविटी है जो कॉमन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, यानी डिपार्टमेंट के फायदा का होगा, क्योंकि इससे डिपार्टमेंट को लग रहा है ही विल बी लायबल फॉर एडिशनल टैक्स। तो इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू ही मे डायरेक्ट द एसएससी, क्योंकि ऑब्वियसली देखो डिपार्टमेंट वहां टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी पता है कि वो ऑडिट अगर कराएगा तो एक्सपेंस लगेगा। तुमको पता है यहाँ पे जो ऑफिसर है वो अप्रूवल लेगा किससे, अपने सीनियर से, कि सर मेरे को इसका अकाउंट समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं ऑडिट रिपोर्ट के लिए डायरेक्शन दे दूं? सर बोले इधर आओ, ओ बाबा हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, दे दो दे दो दे दो दे दो। प्रैक्टिकली ऐसे ही होगा। ठीक है, ही मे डायरेक्ट द एसएससी इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अकाउंटेंट। आई होप यू नो अकाउंटेंट मीन्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। टू गेट इट्स इन्वेंट्री वैल्यूड बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट के पास भी पावर है, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करवाने का। तो एसएससी डायरेक्ट कर देगा, आई मीन सॉरी एओ डायरेक्ट कर देगा एसएससी को टू गेट इट ऑडिटेड और गेट द इन्वेंट्री वैल्यूड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट। तो डायरेक्शन कैन बी इशू टू गेट ऑडिट और इन्वेंट्री वैल्यूड, और बोथ दोनों के लिए डायरेक्शंस दिया जा सकता है। सच डायरेक्शन कैन बी इशूड, ध्यान से सुनना। अब आप बोलेंगे अरे सर मेरी तो इनकम टैक्स ऑडिट हुई हुई है। अरे ये इनकम टैक्स ऑडिट नहीं है बेटा, ये स्पेशल ऑडिट है। क्या है? स्पेशल ऑडिट। Such direction can be issued even if the accounts of the SSC have already been audited under income tax law or any other law. लेकिन ये डायरेक्शन सीनियर के बिना नहीं, हाँ, तो खर्चा लगेगा, डिपार्टमेंट को इसमें जवाब देना पड़ता है कि ऑडिट फीस लगा है, क्या तुम लोग को नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया सर, सर मेरे को नहीं,
बाबूजी को भी नहीं समझ में आया। कौन है वो बाबूजी? सच डायरेक्शन कैन बी इशूड ओनली विद द प्रायर अप्रूवल। भैया बड़े लोग हैं भाई, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ऐसे नहीं है, ठीक है? कमिश्नर, प्रिंसिपल का सब लोग आ गए बेटा, सारे अब आगड़ बिल्ले एक साथ आ गए, ठीक है? कमिश्नर हो गया, प्रिंसिपल कमिश्नर हो गया, चीफ कमिश्नर, सब लोग, अरे वाह है भैया। जहां डिपार्टमेंट का खर्चा वहां सब लोग आ जाएंगे, खर्चा नहीं लगना चाहिए। अब अनिकेत सोच रहा होगा सर हमारे को फीस मिल जाएगा क्या? है तो फीस मिल जाएगा, ठीक। हाँ, द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, कमिश्नर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑब्वियसली नॉमिनेट सच है। तुम्हें तुम्हारा बोला हुआ सीए को नहीं बोलेंगे, तुम्हारा बोला हुआ कॉस्ट अकाउंटेंट के पास नहीं जाएगा, वो बायस्ड हो जाएगा। हमारा सीए, हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट। अब ये कौन होते हैं मैं आपको बता दूं, ये जनरली एम्पैनल्ड सीएज होते हैं, एम्पैनल कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना एम्पैनल कर लेते हैं अपने आप को। आई होप यू नो एम्पैनल्ड। एम्पैनल मतलब उनके लिस्ट में एम्पैनल हो जाते हैं। नाउ इन फ्यूचर एनी वर्क्स कैन बी रिकमेंडेड टू देम, और उसके बेसिस पे वो लोग जो है अपना अपना अपग्रेड करते हैं, ठीक है? आप भी इम्पैनल हो सकते हो, आप भी इसमें इम्पैनल हो सकते हो। उसमें कोई एक रिक्विजिट वर्क एक्स होता है, उसके बाद हो सकता है आपको भी डिपार्टमेंट के बेसिस पे आपको भी काम मिलता है, फिर आपको अपनी वर्थनेस भी प्रूव करनी पड़ती है। इसमें कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होता है प्रैक्टिकली, ठीक है? सच ऑर्डर्स कैन बी इशूड, थोड़ा ध्यान देना, सच ऑर्डर कैन बी इशूड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर द असेसिंग ऑफिसर। किसी भी टाइम पे जब प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ये ऑर्डर कभी भी इशू कर सकता है। कौन सा ऑर्डर समझ में आ रहा है आपको? ये डायरेक्शन का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन, समझ में आ रहा है? इसका एक ऑर्डर आता है, उसके बेसिस पे तुम सीए के पास जाते हो। हाउएवर नो सच ऑर्डर शैल बी इशूड आफ्टर कंप्लीशन। ऐसा नहीं हो सकता कि ये अपना असेसमेंट कंप्लीट हो गया फिर बोल दे रहे हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में नहीं आया। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, फिर तुम क्या असेसमेंट किए, ठीक है? अब देखो ये सब एमसीक्यू में है। टाइम लिमिट फॉर ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की टाइम लिमिट क्या है सर? जो भी को ठीक लगेगा, 5 days, 10 days, 20 days, 50 days, दैट डिपेंड्स अपॉन द हाउ कॉम्प्लिकेटेड द केस इज। The audit report shall be furnished within the period specified by the AO, but the AO has the power to extend such period on an application made by the SSC. अब ये कब होता है? कोई बोल सकता है? AO एक्सटेंड कर सकता है ये रिपोर्ट देने का जो पीरियड है, सर आप थोड़ा दिन बढ़ा दीजिए, ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द एसएससी। एसएससी कब एप्लीकेशन करेगा? थोड़ा लॉजिक बताओ। Exactly, very good Aniket. Some kind of communication which assessing officer, some kind of communication which SSE failed to submit within the time, or which is taking some long time, which is taking some long time. So this might be the reason that भाई आपने 90 डेज के अंदर बोला, 90 डेज के अंदर हम रिपोर्ट नहीं सबमिट कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अगर ये रिपोर्ट मैंने नहीं दिया उसको, अगर ये रिपोर्ट मैंने नहीं दिया उसको, क्या हो सकता है बताओ? वेरी गुड, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। मतलब कोई कुछ नहीं हो सकता, बेस्ट जजमेंट, कोई कुछ नहीं हो सकता, बेस्ट जजमेंट। इसको बुखार हुआ है, कोविड, बुखार हुआ है, कोविड, बुखार हुआ है, कोविड, अच्छी सर्दी हुआ है, कोविड। 2020-21 की बात है, बता रहा हूं, वंस अपॉन अ टाइम। The audit report shall be furnished within the period, but the AO has the power to extend the time on an application made by the SSC. और AO को लगता है भाई खुद से ही कर दो। ये जनरली कब होता है खुद से? सीए ने फोन किया, सर आप ये जो केस बोले ना ये बहुत डिफिकल्ट है, टाइम बढ़ा दीजिए सर। एओ खुद से ही टाइम बढ़ा देगा। हर चीज का मैं आपको रीजन दे रहा हूं कि ये प्रोविजन क्यों लिखा है। बट लेट मी टेल यू, एकदम क्लियर है, जो भी पीरियड है 180 डेज से ज्यादा आपको नहीं मिल सकता, मैक्सिमम टाइम लिमिट। द एग्रीगेट पीरियड फिक्स्ड ओरिजिनली एंड एक्सटेंडेड दोनों मिला के, इट विल नॉट एक्सीड 180 डेज। कब से? फ्रॉम द डेट ऑन विच डायरेक्शन इज रिसीव्ड बाय द एसएससी। डायरेक्शन मतलब ऑर्डर, ऑर्डर आया ना एसएससी को कि तुमको इस सीए के पास जाना है और तुमको इतने दिन के अंदर ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है। वो जो भी ऑर्डर आया था उस डेट से 180 डेज के अंदर यू हैव टू रिपोर्ट। इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट विल सबमिट द रिपोर्ट। ये बेटा
ये जो रिपोर्ट होता है स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट होती है जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होता है, विच इज फॉर्म नंबर 6B। सिमिलरली इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट का भी एक प्रॉपर फॉर्म है, उसी हिसाब से आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट कॉस्ट अकाउंटेंट को देनी होती है। Thereafter, such report is to be submitted by the SEC to the assessing officer within such period as allowed by the AO। ठीक है। ऑडिट फीस कौन करेगा भैया? ऑडिट फीस विल बी डिटरमाइंड ऑल बाय द हाई क्लास ऑफिसर्स, प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर, ये लोग कोई भी कर सकते हैं, एंड ये फाइनल होगा। whatever they will say that is final and it will be paid by Bharat Sarkar, central government। what if I fail to get my audit report done? अगर in the case SSC fails to get the books of accounts audited, तो sir be ready for 144 best judgment assessment and also penalty and prosecution, दोनों लगेगा। पेनल्टी भी लगेगा, प्रोसिक्यूशन भी लगेगा। पेनल्टी तभी होगा इफ इट इज अ डिफॉल्ट बाय द एसएससी। क्यों? अगर कॉस्ट अकाउंटेंट लेट कर रहा है, चार्टेड अकाउंट लेट कर रहा है, मेरे ऊपर आप पेनल्टी क्यों लगा रहे भैया? मैंने तो सारा चीज दे दिया। सर इफ द अकाउंटेंट नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर रिफ्यूजेस टू ऑडिट द अकाउंट्स, वही मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि केस मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, देन एसएससी कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तब एसएससी को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। गाइज डोंट एक्सपेक्ट कि आपको यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा 142A लिखिए, 142(2)A लिखिए। नो, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। सो दिस वाज 140A 2A से लेके 2D। डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये बताइए बस। इट्स वेरी मच प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। हाँ, जरूर आपको मेरे क्लास के बाद नोट्स को गो थ्रू करना पड़ेगा, आपको एक बार फिर से समझ पढ़ना पड़ेगा और 3-4 बार कम से कम आपको रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है विच टेक्स टाइम टू सेटल इन योर माइंड, बट वंस इट सेटल्स इट विल नॉट कम आउट ऑफ योर माइंड सो इजीली। इट विल टेक टाइम एंड यू हैव टू गिव टाइम। इफ यू डोंट गिव टाइम एंड इफ यू थिंक लाइक अ सब्जेक्ट लाइक कॉस्ट एफएम की एक बार पढ़ लिए, सम्स बना ली, हो गया, डीटी ऐसा नहीं है। बार बार हथौड़ा मारना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। आईडीटी फिर भी हो जाता है पर डीटी नहीं होगा। अंडरस्टूड गाइस? क्योंकि डीटी में बहुत सारा, मतलब डीटी में गलती करने का चांसेस बहुत हाई है। जैसे मैंने आपको पेपर में दिखाया कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपका प्रोविजंस इंटरकनेक्टेड है, कोई भी एक लूज एंड आपने छोड़ा, आपका पूरा सम रॉन्ग। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द काइंड्स ऑफ असेसमेंट, दैट इज 143(1) स्टार्ट कर देंगे, 143(3) स्टार्ट कर देंगे, 144, 147 जैसे जैसे होगा वैसे वैसे अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपके लिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। असेसमेंट प्रोसीजर्स का सेकेंड क्लास में हम लोग बाकी जो असेसमेंट वाला पार्ट है वो कवर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।